नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को पंचकूला में एक पार्टी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी की राज्य इकाई की ओर से बुधवार को जारी बयान के मुताबिक विधानसभा चुनाव और उसकी रणनीति को लेकर पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हो गया। बता दें कि बयान में कहा गया कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को राज्य कार्यकारिणी की बैठक लेने के लिए पंचकुला आ रहे हैं। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी राज्य के अन्य वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ पार्टी हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हरियाणा के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी हैं, ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने और कांग्रेस के झूठ और कुशासन को उजागर करने के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा शनिवार को पंचकूला में होने वाली बैठक से पहले हो सकती है और उससे पहले पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने की तैयारी में है। बता दें आपको कि पार्टी की रणनीति है कि पंचकूला की बैठक से पहले नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ताजपोशी भी कर दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सरगर्मियां बढ़ गई है और हरियाणा में बीजेपी के भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार सांसद बने धर्मवीर सिंह ने सबको चौंका दिया है और उन्होंने कहा कि 2024 में ये मेरा आखिरी चुनाव था और इसके बाद मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कड़ी नाराजगी जताई है। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से बैठक में रखी गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे एक दूसरे को की ना तो खिलाफत करे और न ही सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा बयान दे जिससे पार्टी को कमजोर होना पड़े। मीडिया में पार्टी विरोधी बयानों को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में हरियाणा प्रभारी को संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किया गया है। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की नसीहत दी है। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया गया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ कुमारी शैलजा सहित 5 सांसद और कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव से पहले से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों ही सीएम चेहरे को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। किरण चौधरी हुड्डा के विरोध में पार्टी छोड़कर चले गई हैं और इस मामले को भी हरियाणा प्रभारी ने बैठक में रखा है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रामराज शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। रामराज शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और प्रदीप नरोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रामराज जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार जीत की हैट्रिक हम लगा के ही रहेंगे, एक बार फिर से कमल खिलेगा प्रदेश में? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। हम राष्ट्र की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। ओम बिरला जी दूसरी बार स्पीकर बने हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। मोदी जी को भी बधाई देते हैं। राष्ट्र की जनता का हम धन्यवाद करते हैं। और अनेकों ऐसे काम किए, काम के आधार पर देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया। जैसे अयोध्या धाम में ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हट गई है। 5 लाख तक का बीमा इलाज फ्री हो गया है। ऐसे ही क्या इसमें आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं।
हरियाणा के ऊपर आप बात करते हैं, हरियाणा में भी अनेकों काम ऐसे हुए जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है, हमारी सरकार ने किया है। पहले मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र का होता, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, इस आधार पर हरियाणा में नियुक्तियां होती थी। और हमारी सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने इस व्यवस्था को बदला। आज मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे वो रह जाते थे। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूँ, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप कभी भी किसी टाइम मेरे से मिल सकते, 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। और वो जनता के बीच में रहते हैं और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनके साथ में मिल रहा है और 36 बरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं समझता हूँ अपना आप में गौरव की बात है, क्योंकि 56 साल में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया है। क्योंकि पहले कांग्रेस ने तो कभी सोचा भी नहीं। और बीजेपी 36 बरादरी को अपना क्या नाम है समान मानती है। और ये बीजेपी में संभव है किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ठीक है, मैं लौटती हूँ सर, मैं लौटती हूँ। वेद प्रकाश जी ये तो कह रहे देखिए इतना काम किया हरियाणा की सरकार ने। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। वेद प्रकाश जी ये तो कह रहे इतना काम किया हरियाणा की सरकार ने, एक बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है, हम तो जीत की हैट्रिक लगाएंगे, एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। नेहा जी आपको और मेरे साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार। नेहा जी, जुमलेबाजी की, बेशर्मी की कोई हद होती है तो वो आपके सामने है। जुम्बा 4 दिन हरियाणा की जनता ने जनादेश नहीं दिया, उस पर आत्म विश्लेषण करने की बजाय दमगड्ढे मार रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। अरे आपने बहुत ज्यादा काम किया होता तो आपसे 1.5% तो ज्यादा वोट मिली। बीजेपी को 46.11% मिली, हमको 45.6% वोट मिली। आपसे 2 ज्यादा हमको सांसद मिले, विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली आपसे 5 हम सांसद जीते। और फिर भी ऐसे कपोड़े ठोक रहे हैं जैसे इनके हाथ में हरियाणा की लोगों ने सत्ता दे ही हुई है। नेहा जी, कटु सत्य है कि इनकी सत्ता जा रही है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। एक आप सर्वे करते हैं और एक जनता का जनादेश होता है। ये जनता का जनादेश है, सर्वे तो है नहीं। और 25 साल का जनादेश हरियाणा का उठा कर देख लें। जिस भी दल ने लोकसभा चुनाव के अंदर ज्यादा सीट जीती है, विधानसभा क्षेत्रों में 17 दल ने ज्यादा जितनी लीड ली है 17 दल ने। और जब भी चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद 6 महीने बाद हमेशा 17 दल की सीटें कम हुई है। नहीं वो तो चीजें ठीक है। देखिए जो जनता जनार्दन करेगी वो फैसला सर्वोपरि होता है। लेकिन एक सेकंड, वेद प्रकाश जी देखिए कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी है ना, नहीं आप मुझे बता दीजिए, आप झगड़ा करना चाह रही है, बहस करना चाह रही है? मैं जनता की बात कर रहा हूँ। वेद प्रकाश जी इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो बड़े भाई? इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? काट के अंधी आपकी सड़की आगे चलने वाली नहीं है बड़े भाई। मैं कह रहा हूँ जनता को एक बार बरगला दिया आपने झूठ बोल के, वो 1 लाख रुपये बहनों के खाते में आएंगे, 8,500 रुपए। अच्छा ये बताइए वेद प्रकाश जी, नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके बात को रखेंगे। फटाफट वाले ठीक है, फिर रहे हैं बहने पीछे। ठीक है रामराज जी, मैं आ रही हूँ ना, ऐसे नहीं ना, ऐसे प्लीज। और जो आपने कह दिया संविधान वेद प्रकाश जी, खतरे में, किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गई, आरक्षण खत्म किया, उनकी बेटी छोड़कर, नहीं ऐसे मत करिए ना प्लीज प्लीज। रामराज जी नहीं है बड़े भाई। रामराज जी मैं लौट रही हूँ। वेद प्रकाश जी, किरण चौधरी पार्टी को छोड़ के चले गई, कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में कोल्ड वार चलता रहता है, जुबानी जंग चलती रहती है। ये क्या नहीं लगता कि जो गुटबाजी है इसको पहले खत्म करने की जरूरत है कांग्रेस में? देखिए मैडम, कोल्ड वार तो कल ही खत्म हो गए जब पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि जो भी नेता मीडिया के अंदर जाएगा उसके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। जो भी पार्टी छोड़ चुके हैं नेता उनके प्रति सहानुभूति दिखाएगा, उनके खिलाफ हम कड़ा कदम लेंगे, एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे।
किसी भी एक नेता के कहने के टिकट नहीं देंगे। नहीं, कोल्ड वार अगर आप ये कर रहे हैं तो ये तो भीतरघात हो गया ना, ये तो फिर भीतरघात भी किया जाएगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप एक सवाल का जवाब तो दे लीजिए। हाँ, नहीं, आप जवाब तो दे ही रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा जवाब दे रहे हैं कि उसमें से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ तो फिर कर लेना, मैं दे दूंगा उसका भी जवाब। जी बिल्कुल। चलिए, रखिए अपनी बात, रखिए। आपके मन में जितने भी सवाल है आप कर लेना, मैं दे दूंगा। जी। हाई कमान ने कह दिया कि कोई भी प्राथमिक ज्ञान नहीं देगा। हाँ। कोई भी एक आदमी के कहने से टिकट नहीं मिलेगी, टिकट जिताऊ और मजबूर कार्यकर्ता को मिलेगी। इसलिए वो झगड़ा खत्म हो गया। और जहाँ तक किरण चौधरी का आपने सवाल पूछा, उनकी बेटी चली गई। अब आप लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर लें भिवानी महेंद्रगढ़ का। किरण चौधरी का प्रभाव भिवानी जिले में बताया जाता है। अब भिवानी जिले में उनकी जो सीट थी उनसे हम 8,300 वोटों से हारे हैं। भिवानी जो प्रॉपर विधानसभा की सीट है वो हमेशा भाजपा जीतती है, हम हारते हैं, वहाँ हम हारे हैं। और जो भिवानी जिले की 3 और विधानसभा सीटें हैं, लोहारू, बारडा और दादरी, उन तीनों से हम जीतते हैं। तो किरण चौधरी का प्रभाव होता तो हम हरा देती, ना तो उसने हमारे चुनाव प्रचार में काम भाग लिया और खुली खिलाफत की थी। हम हारे कहाँ है? हम हारे हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। अगर आप महेंद्रगढ़ जिले का विश्लेषण करें तो महेंद्रगढ़ जिला अहीर बाहुल है, जहाँ किरण चौधरी की बेटी ने 2 बार चुनाव लड़ा, जवान जरूरत हुई थी, मुकाबले में भी नहीं रही। हमें आशा थी कि अहीर बाहुल जो महेंद्रगढ़ जिला है उसमें हमारे उम्मीदवार को वोट मिलेगी, पर जनता ने इन 4 जो विधानसभा क्षेत्र है अहीरवाल के, उनमें हमको वोट नहीं दी और राम इंद्रजीत की बात को अधिमान देकर हमारे खिलाफ वोट। चलिए मैं लौटती हूँ प्रदीप जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देख लिए, 5-5 सीटें दोनों पार्टियां अपने कब्जे में कर पाई, लेकिन अब ऐसे में ये विधानसभा चुनाव जो होने वाले, ये कितनी बड़ी टक्कर, आप कितनी बड़ी चुनौतियां दोनों पार्टियों के सामने देखते हैं? नेहा जी, लोकसभा के रिजल्ट जिस तरह से 5-5 सीटों के सामने आए, हाँ। उसमें दोनों पार्टियों के आला कमान को पशुपेश में डाल दिया, क्योंकि जहां बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी और सरकार की नाराजगी, प्रदेश सरकार की नाराजगी का शिकार थी, वहीं कांग्रेस गुटबाजी का शिकार थी। अभी वेद प्रकाश जी, मेरे बड़े भाई, कह रहे थे कि पार्टी आला कमान ने कह दिया है कि अगर एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में नहीं जाएंगे तो दैट्स ऑल। ये भी सारी पार्टी आला कमान तक मानता है कि कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी है, और ना ही जो छोड़ के गए उन पे बात करेंगे। नहीं, और अब सवाल इस बात को लेकर है कि मीडिया में अगर बात नहीं भी कही जाएगी तो अंदर भीतर घात किया जाएगा। वही नुकसान तो पार्टी को ही है ना। मैं उसी मसले पे आ रहा हूँ। हाँ। कि पहले कांग्रेस की कोई ले लेते हैं, तो मेरा मानना ये है कि ये जो भीतरघात है, जिस तरह से जितनी बड़ी इनकम्बेंसी, हरियाणा में सरकार से नाराजगी, खासकर 2-3 वर्गों की बिल्कुल नाराजगी जो प्रदेश सरकार की थी, अब उसको मेरा मानना है कि 50% बुलाने में कामयाब रही कांग्रेस। 50% शायद उनकी गुटबाजी उन्हें इस लेवल तक नहीं ले पाई, लेके आई, तो रिजल्ट और भी अच्छे हो सकते थे। और रही बात इनकी की गुटबाजी खत्म हो पाएगी, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से नेताओं की महत्वाकांक्षा है, बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षा है, जिस तरह से वो आगे भी बिहेव कर रहे हैं, आला कमान के सामने बिहेव करते हैं। और मैं ये एकमात्र एक ऐसा प्रदेश होगा शायद कांग्रेस के उसमें संगठन में कि जो सीधे तौर पर प्रभारी पर सीधे आरोप लगाए जाते हैं, प्रभारी पर, और आला कमान के सामने आरोप लगाए जाते हैं, फिर भी शायद कहीं न कहीं मेरा ख्याल से ये चीजें समेटने में, सुलझने में नहीं आ रही हो। तो जहाँ पे कांग्रेस कितना इसको भुना पाएगी प्रदेश में, मुझे नहीं लगता। जो लोकसभा चुनाव के हिसाब से जितना 50-50 जो दोनों का रेशो रहा है, तो मुझे जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस तरह की नाराजगी थी प्रदेश सरकार से लोगों की, जिस तरह से खास वर्ग नाराज थे, उसके बावजूद भी आप आधी सीटों पर भी विजय पताका फहरा पाए, तो कहीं न कहीं संगठन में कहीं न कोई गड़बड़ जरूर है।
और रही बात बीजेपी की, अभी मेरे बीजेपी के मित्र बड़ी लंबी लंबी कह रहे थे कि हम प्रदेश सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं ली। भाई साहब, अगर ऐसा होता तो एन वक्त पे 4 महीने पहले आपको मनोहर लाल खट्टर को नहीं हटाना पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल, ओबीसी कार्ड नहीं खेलना पड़ता। और निसंदेह नाराजगी प्रदेश सरकार को लेकर है, शायद सेंट्रल की नाराजगी नहीं थी, सेंट्रल को प्रदेश सरकार की नाराजगी के चलते प्रदेश में भुगतना पड़ा। तो इसीलिए रिजल्ट सामने है। ठीक है, ठीक है, मैं लौटती हूँ। मैं यही सवाल है अभी, ठीक है रामराजी जी, सवाल इस बात को लेकर, वो 4 महीने पहले जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा क्या इससे? नहीं, देखिए डैमेज कंट्रोल करने की मैं प्रदीप जी आ रही हूँ। नेहा जी, अमित शाह ने खुद ये कमान संभाली है हरियाणा की, हाँ। तो यानी कि आला कमान भी जानता है कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, रामराजी जी से सवाल ले लेते हैं। सर, ये डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है क्या? और जब अमित शाह खुद कमान संभाल रहे हैं तो मतलब ये कि वो समझ चुके हैं, हालातों को भांप चुके हैं, और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके नतीजों के पीछे की वजह को जान चुके हैं, तभी तो वो खुद अपने चीजों को ग्रैब कर रहे हैं कि हमें ही इस पे कंट्रोल करना होगा। और 4 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के क्या डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो चाणक्य की भूमिका में उनका बड़ा अनुभव है, और वो हरियाणा में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने अनुभव शेयर करेंगे और कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, जीत का मंत्र देंगे। तो उनका बड़ा अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। और रही बात, आप मुख्यमंत्री बदलने की बात कह रहे थे, देखो बदलाव एक प्रकृति का नियम है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कांग्रेस के राज में और अन्य भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनने तकरीबन सभी ने अपने क्षेत्र का, अपनी जाति का, अपने समाज का, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई बंधुओं इस आधार पर भर्तियां की, और मनोहर लाल जी ने इस परंपरा को तोड़ा। आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली थी, कोई चपरासी भी नहीं लगा था। ये अपना आप में गौरव की बात है। परिवर्तन एक संसार का प्रकृति का नियम है, और उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई ये युवा शक्ति को आगे आना चाहिए और पार्टी को जिम्मेवारी सौंपे, और तो मैं वो निभाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी ने उनको जिम्मेवारी सौंपी, वो MP बने और आज पूरे राष्ट्र को सेवाएं दे रहे हैं। माननीय केंद्र में मंत्री बने हैं मनोहर लाल जी, और उनका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, दुलार हमारे को मिलता रहेगा। आज पूरे हिंदुस्तान को वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नहीं, कुछ तो खामियां, कुछ तो कमियां रही होगी ना सर, कि मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सैनी को बनाया गया मुख्यमंत्री। हमारे जो नए मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी नीतियों को, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, भाजपा की नीतियों को हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और जनता का प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद उनको मिल रहा है। युवा शक्ति उनके साथ है, और OBC समाज का बहुत बड़ा चेहरा है वो। और कांग्रेस में तो जैसे मैंने आपको बताया, गरीब का बेटा और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, वो कुछ नहीं बन सकता। कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये भाजपा में संभव है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। कांग्रेस में तो कई कांग्रेस है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। नरेंद्र सिंह कांग्रेस है, वेद प्रकाश जी, मैं आ रही हूँ कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है। इनका तो आपस में लठ बजने लग रहा है। तो ये तो डूबता जहाज है, डूबते जहाज में से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं, तो पहले भी कह रहे थे ना आप लोग कि डूबता जहाज है। आपको बहुमत लाने से रोक दिया, आपको बहुमत लाने से रोक दिया। आप तो 400 पार की बात कर रहे थे, आपको बहुमत तक नहीं लाया, आप नहीं ला पाए। नहीं, ठीक है वेद प्रकाश जी, ये लोकसभा चुनाव से कितनी बड़ी एक संजीवनी मिली है कांग्रेस पार्टी को, खासतौर पर हरियाणा में, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से अमित शाह यहाँ पे कमान संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से आने पहले बदला गया है, क्या लगता है कि इन सब की काट जो है वो कांग्रेस पार्टी ढूंढ पाएगी? देखिए, आपने भाई प्रदीप नजरुल्लाह जी की बात की। हाँ, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी थी। हाँ,
और एंटी इनकम्बेंसी थी, दो बातें कही। हाँ। परंतु केंद्र के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं। जब मोदी जी और शाह जी के प्रचार के बाद भी और केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी नरूला साहब के आधार पर न होने के बावजूद ये 5 सीट जीते हैं और हम भी 5, तो आप सहज अनुमान लगा लें कि हरियाणा सरकार की कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी जो उनको कितने नीचे ले जाकर खड़ी कर देगी। आप विश्लेषक साहब की बात कर लें कि हमारी तो गुटबाजी भी आ गई, हमारा कमजोरी भी आ गई, फिर भी हम 5 जीत गए। अब जब विधानसभा चुनाव होगा जिसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होगा, विशुद्ध रूप से हरियाणा के मुद्दे होंगे, तब भाजपा कितने नीचे जाएगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरी बात, ये हम की गुटबाजी की बात कर रहे हैं, नरूला जी क्या गुड़गांव से ही पत्रकार है, इनसे ही पूछ लो कि जो गुड़गांव का सांसद है, इसका सबसे बड़ा जनाधार है और सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा में दक्षिणी हरियाणा में इनकी दोनों बार सरकार बनाई है। वो क्या कह रहा है कि मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं तो अपने दम पर जीता हूँ, भाजपा कार्यकर्ता हूँ तो मेरा सहयोग ही नहीं किया, और वो इनकी बैठकों में भी नहीं जा रहा। और वो 15 साल से बेचारा राज्य मंत्री है जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा, और जूनियर लोगों को जो जिनका पहले भर का जनाधार नहीं, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो नाराजगी दिखा रहे, नहीं जा रहे बैठकों में। उनका क्या होगा? चौधरी धर्मवीर जो कह रहे मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, वो क्यों कहा, इसका भी संदर्भ समझिए ना। किरण चौधरी की उसकी लगती है, और किरण चौधरी ने ही उसका राजनीतिक कैरियर खराब किया था, उसको मजबूर किया था कांग्रेस छोड़ने को। उसके बयान सुन लीजिए आप पुराने, वो कहता है मैं तो कांग्रेस से मेरा कोई विवाद ही नहीं था, किरण चौधरी को भिजवाया, अब किरण चौधरी वहां चली गई, तो वो कितना भीतरघात करेगा आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं 2 क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि भाजपा में राजा महाराजा नहीं बनते। मैडम, झूठ बोलने वाले अनैतिकता के लोगों की, अरे बड़े भाई, झूठ बोल के तो आपकी काट की एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। आपने झूठ बोला संविधान खतरे में, कहाँ संविधान खतरे में? आपने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कहाँ आरक्षण खत्म किया जा रहा है? नहीं, ऐसे नहीं। आपने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए हर महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। नहीं, ऐसे नहीं ना, एक एक करके बात को रखिए ना प्लीज। और टोए से मिल ही नहीं रहे। नहीं, ठीक है, खटाखट फटाफट वाले भाई, एक एक करके। और कांग्रेस का डूबता जहाज है, उसके जहाज में से सब छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसे नहीं, प्लीज एक एक करके बात को रखिए ना, एक एक करके। देखिए कितनी शालीनता के साथ डिबेट हो रही थी, एक एक करके बात को रखिए ना। आपने जल्दी से बात फिनिश करिए। बात का जवाब दे रहा था, आप अपने घर में जाके, आपका डूबता जहाज है, आपको और भी टूट होने वाली है, और भी कुछ है। रामराजी जी, शर्मा जी, एक सेकंड आ रहे हैं सर, ऐसे नहीं, ठीक है। नवीन जिंदल कौन है मैडम? आम आदमी है, उद्योगपति का बेटा जिसका बाप भी राजनीति में था। अशोक तंवर कौन है? ठीक है, शंकर दास शर्मा। ठीक है, चले मैं समझ, मैं आ रही हूँ। प्रदीप जी, देखिए हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। नहीं प्लीज प्रदीप जी, जाट चेहरा कितना महत्वपूर्ण है हरियाणा के संदर्भ में, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। एक सेकंड, ऐसे नहीं ना प्लीज। 5 सांसदों में 3 सांसद प्रिविलेज घरानों से है। हाँ, ठीक है, फिर ये किस बेशर्मी से आम आदमी की बात करते हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं इनको चुनौती देता हूँ। जी, आप पूरे हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियां निकाल कर देख ले, हमारे राज्य के भी इनकी राज्य कहते हैं गरीब का। ठीक है, वेद प्रकाश में आ रहे हैं, ठीक। नहीं, आप सुनिए ना। सुन रहे सर, आपकी ही बात सुनिए, बताइए, आप लोगों की ही हम बात सुनने के लिए है ना, जनता भी आपकी बात सुन रही है, ऐसा नहीं है ना सर? नहीं, मैंने रोका है, मैंने टोका है। अगर कोई बीच में, थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्लीज प्रदीप जी। मैंने किसको डिस्टर्ब किया? नहीं, आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, आपने बहुत शालीनता के साथ डिबेट की। नहीं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं ना वेद प्रकाश जी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो शालीनता के साथ डिबेट करता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। प्लीज ऐसे नहीं, वक्त जाया हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं। प्रदीप जी से मेरे सवाल है, वो जवाब देंगे। नहीं प्लीज वेद प्रकाश जी, एक छोटा सा सवाल प्रदीप जी जल्दी से। जाट चेहरा कितना इम्पोर्टेंट है हरियाणा के संबंध में? मैं आ रही हूँ, प्लीज नौकरियों का नाम जारी कर दे। ठीक है, ठीक है द्विवेदी जी, के बच्चे नहीं लगे। वेद प्रकाश जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। नहीं, जिससे सवाल है मुझे उससे पूछना प्लीज। श्रेणी की नौकरियां मिली है, 3 जातियों के संघियों को मिली है केवल। ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब, पैसा पर्ची खर्ची से आम आदमी को किसी को भी। संघी का क्या मतलब है सर? संघी कोई दूसरे देश से आया क्या? आपके टाइम में थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, सवाल पे रहने दीजिए ना प्लीज। बताइए ना प्रदीप जी, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। जाट चेहरा कितना महत्वपूर्ण? नेहा जी,
देखिए, मैंने आपने सीधा जाट चेहरा नाम ले दिया, मैंने एक खास वर्ग की बात की थी, तो मैं उसी में बता रहा हूँ कि ये जाट हरियाणा में काफी टाइम से प्रदेश की सरकार के कार्यकलापों से नाराज है। वजह तो सरकार ढूंढेगी, मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन उनको मनाने की भरपूर कोशिश की गई। आप देखिए, सुभाष बराला को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर धनखड़ को बनाया गया, सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजा गया, तो कोशिशें बहुत की हैं और पूरा सरकार में भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी बीजेपी ये कामयाब नहीं हो पा रही है जाटों को अपनी तरफ खींचने में, और जाट चेहरा ले भी आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला होगा। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि जाट चेहरा इफेक्टिव तो होगा, लेकिन वो कितना कारगर होगा ये वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।